गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज का हमारा टॉपिक है नाना फडणवीस। पहले हम ले रहे हैं जीवन परिचय। नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 को एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके बचपन का नाम बालाजी और उनके पिता का नाम जनार्दन था, अतः मराठा परंपरा के अनुसार वे बालाजी जनार्दन कहे जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्होंने भी भाग लिया था। महादजी सिंधिया की भांति युद्ध से अपने प्राण बचाकर आए थे और माधव राव की मृत्यु के उपरांत पूना दरबार में इनका प्रभाव शीघ्रता से बढ़ा। महत्वाकांक्षी राघोबा की महत्वाकांक्षाओं पर इन्होंने नियंत्रण लगाने में सफलता हासिल की। अल्पवयस्क माधवराव द्वितीय को पेशवा इन्होंने ही बनाया और उसे सुरक्षा भी प्रदान की। आर्थिक विषयों में वह अच्छे योग्यता रखते थे। इस कारण न चाहते हुए भी पेशवा ने उन्हें दरबार में उचित सम्मान तथा स्थान दिया था और माधवराव द्वितीय पर उनका उसी प्रकार नियंत्रण था जिस प्रकार बैरम खां का अकबर पर था। अब हम लेंगे नाना फडणवीस की उपलब्धियां। पहली, पेशवा पद की सुरक्षा। 1772 में जब योग्य पेशवा माधवराव पंच तत्व को प्राप्त हो गया तो उसका चाचा राघोबा पेशवा पद पाने के लिए आतुर हो उठा, क्योंकि मृत पेशवा के कोई पुत्र नहीं था। परंतु माधवराव का लघु भ्राता नारायण राव पांचवा पेशवा बनने में सफल हुआ। महत्वाकांक्षी राघोबा यानी रघुनाथ राव उसका वध 1773 में करवाकर स्वयं पेशवा बन बैठा। उस विश्वासघाती से मराठा सरदार प्रसन्न नहीं थे। नाना फडणवीस ने राज्य के प्रशासन संचालन हेतु 12 भाई समिति का गठन कर दिया। इस समिति ने राघोबा को पेशवा पद से विलग कर दिया और इसी समिति के माध्यम से नाना फडणवीस ने प्रशासनिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। भाग्यवश माधवराव की विधवा पत्नी गंगाबाई के एक पुत्र उत्पन्न हो गया और उस अल्पवयस्क पुत्र को माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा बनाने का श्रेय भी नाना फडणवीस को ही जाता है। नाना फडणवीस उसकी ढाल बने रहे और वास्तव में मराठा साम्राज्य का अंतिम रक्षक नाना फडणवीस ही माने जाते हैं। दूसरी है उनकी उपलब्धि, नाना फडणवीस की राज्य के प्रति सेवाएं। उनमें थी माधवराव की पेशवा के रूप में स्थिति सुदृढ़ करना, दूसरा राघोबा की कुचेष्टाओं पर नियंत्रण रखना, तीसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की प्रतिष्ठा को बचाना, चौथा टीपू सुल्तान को परास्त कर उसके कई प्रदेशों पर अधिकार करना और पांचवा मराठा संगठन में एकता बनाए रखने का प्रयास करना। नेक्स्ट है नाना फडणवीस की सैनिक उपलब्धियां। उसमें सबसे पहले हम लेंगे नाना फडणवीस और अंग्रेज। सालबाई की संधि से पूर्व नाना फडणवीस अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। इसी कारण जब रघुनाथ राव बम्बई कौंसिल की शरण में चला गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, परंतु विरोध करने के साथ साथ वे अंग्रेजों की सैनिक शक्ति से भी परिचित थे। अतः अंग्रेजों का मुकाबला करने से पूर्व उन्होंने निज़ाम तथा हैदर अली के साथ एक त्रिकोण गुट का निर्माण किया, परंतु यह त्रिकोण गुट सफल नहीं रहा। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दोनों चरणों में उन्होंने ही प्रमुख भूमिका निभाई, परंतु सालबई की संधि के उपरांत वे भी अंग्रेज़ों के समर्थकों में हो गए। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव बना रहा, जबकि सिंधिया का प्रभाव उत्तरी भारत में बना रहा। सालबाई की संधि से मराठों में नाना फडणवीस और सिंधिया दोनों का ही प्रभाव स्थापित हो गया था। अंग्रेज दोनों मराठा सरदारों का सम्मान करते थे। सालबाई की संधि के उपरांत अंग्रेज़ों ने दक्षिण की अन्य दो शक्तियों की ओर ध्यान दिया। 1789 में जब उन्होंने टीपू सुल्तान के विरुद्ध अभियान आरंभ किया तो नाना फडणवीस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध अपने नवीन मित्र अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसी प्रकार उसने चौथे मैसूर युद्ध में भी टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। निस्संदेह टीपू सुल्तान समाप्त हो गया और उसके विनिष्ट राज्य का कुछ भाग मराठों को भी मिला, परंतु इसके दूरगामी परिणाम मराठा राज्य को भी घातक सिद्ध हुए। टीपू के पराभव से दक्षिण में अंग्रेज प्रबल हो गए और निज़ाम भी निरंतर अंग्रेज़ों के जाल में फंसता चला गया। वस्तुतः ये सब 19वीं सदी के आरंभ में ही मराठा राज्य के विनाश की भूमिका तैयार करने के साधन सिद्ध हुए। नेक्स्ट दूसरी है नाना फडणवीस और टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों के साथ संधि करके यदि नाना फडणवीस मराठा राज्य को विस्तृत करने में व्यस्त हो गया तो उधर महत्वाकांक्षी टीपू सुल्तान अपने मैसूर राज्य के विस्तार में लगा रहा। 1785 में टीपू ने नारगुंद पर अधिकार कर लिया। इस पर स्वयं ने नाना ने
एक सेना टीपू के विरुद्ध भेज दी। टीपू को इस अभियान में मुंह की खानी पड़ी और उसने मराठों से संधि कर ली। इस संधि के परिणाम स्वरूप उसे मराठों को 45 लाख रुपया तथा बादामी और नारगुंद के प्रदेश लौटाने पड़े। इनके अलावा टीपू ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था वे भी उसे लौटाने पड़े, परंतु इस संधि से मराठा और मैसूर नरेश के मध्य मैत्री स्थापित नहीं हो सकी। नेक्स्ट नाना फडणवीस की नेक्स्ट सैनिक उपलब्धि में है नाना फडणवीस और निज़ाम। भाग्यवश 1794 में नाना फडणवीस का प्रमुख प्रतिद्वंदी सिंधिया इस लोक से विदा हो गया। इससे मराठा राजनीति पर एकमात्र प्रभाव नाना फडणवीस का रह गया। जब नाना फडणवीस टीपू सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष में व्यस्त था तो निज़ाम ने चौथ देना बंद कर दिया था। फलतः नाना फडणवीस ने निज़ाम के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया। मराठा संघ ने भी उसकी पर्याप्त सहायता की। उधर निज़ाम ने अंग्रेज़ों से सहायता की याचना की, परंतु सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति की ओट में सहायता देने से इनकार किया। खरदा में दोनों पक्षों में 1795 में युद्ध हुआ। युद्ध में निज़ाम की करारी हार हुई। परास्त निज़ाम को अपने कई महत्वपूर्ण प्रदेश मराठों को देने पड़े। इस विजय ने मराठों में नाना फडणवीस की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। नेक्स्ट है पेशवा का प्रश्न। माधवराव द्वितीय की मृत्यु पर भी मराठा संघ में उसी प्रकार अशांति और आशंकाएं फैल गई जिस प्रकार माधवराव प्रथम की मृत्यु पर फैली थी। वह 18 वर्ष की आयु में ही निस्संतान परलोक सिधार गया, परंतु इसने अपने जीवन काल में ही राघोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा बनाने की इच्छा व्यक्त कर दी थी। दौलत राव सिंधिया भी इसका समर्थक था। इस सिंधिया के समर्थन से नाना फडणवीस बाजीराव का विरोधी बन गया। सिंधिया परिवार से नाना फडणवीस का मनमुटाव सालबाई की संधि के बाद ही हो गया था। नाना फडणवीस योग्य प्रशासक अवश्य था, पर वह लालची तथा पदलोलुप भी था। अतः जब बाजीराव ने उसे अपना मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया तो नाना फडणवीस ने बाजीराव को पेशवा पद पर आसीन करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राघोबा का पुत्र बाजीराव ही पेशवा बना और वह बाजीराव द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 1795 से 1800 के मध्य का नाना फडणवीस का प्रशासन काल। नाना फडणवीस आर्थिक मामलों में दक्ष तथा राजनीति में बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। माधवराव द्वितीय के काल में वह सत्ता तथा धन का बड़ा लोभी हो गया था। इस समय तक उसके पास करोड़ों रुपए जमा हो गए थे। अतः वह बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में अपनी अर्जित करोड़ों की पूंजी भी सुरक्षित रखना चाहता था और साथ में ही अपनी सत्ता भी। बाजीराव द्वितीय धूर्त था। पेशवा बनने तक तो वह नाना फडणवीस का कृतज्ञ बना रहा और सत्ता संभालते ही उसने नाना से मुक्त होने का प्रयास आरंभ कर दिया। पूना के इस आंतरिक झगड़ों की निज़ाम को पूरी जानकारी थी। उसने पेशवा दरबार की निर्बलता का पूरा लाभ उठाना चाहा और 1795 में खरदा की पराजय में उसने जो प्रदेश खो दिए उन्हें उसने पुनः प्राप्त कर लिया। इससे नाना फडणवीस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और पूना दरबार में 1797 से उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे। सिंधिया घराने में गृह कलह आरंभ हो गए। शिवाजी के वंशज शाहू द्वितीय ने सतारा में विरोध का झंडा खड़ा कर दिया और दक्षिण भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया। इसी अंतराल में सिंधिया और होलकर परिवारों में पुरानी शत्रुता पुनः प्रबल हो गई। जसवंत राय होलकर ने सिंधिया के प्रदेशों पर छापा मारना आरंभ कर दिया। इन अशांत परिस्थितियों में बाजीराव द्वितीय ने नाना फडणवीस को पुनः मंत्री पद पर आसीन तो कर दिया, पर वह जीर्ण शीर्ण होकर 13 मार्च 1800 ईस्वी को इस लोक से चल बसा। अब हम लेंगे नाना फडणवीस का मूल्यांकन। नाना फडणवीस लंबे कद का, परंतु उसका शरीर क्षीण था। वह महान परिश्रमी तथा गंभीर व्यक्ति था। वह अल्पभाषी तथा अपने रहस्यों को गुप्त रखने में दक्ष था। कार्यकुशलता में वह निपुण था। कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी होने के कारण वह कठिन से कठिन समस्या का समाधान करने में सफल हो जाता था और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वह कट्टर ब्राह्मण था। प्रत्येक समस्या की वह पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही उसका समाधान करने का प्रयास करता था। उसमें उच्च कोटि की मानसिक प्रतिभा थी तथा वह एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसकी यह दूरदर्शिता सालबाई की संधि में स्पष्ट झलकती है। योग्य होने के साथ साथ वह एक कुशल प्रशासक भी था। वह सदैव वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करता था और वह सच्चे अर्थ में देशभक्त था और सदैव मराठा राज्य का हित विचारता था। मराठा राज्य के हित के लिए वह सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहता था।
उपरोक्त गुणों के साथ साथ नाना फडणवीस में चारित्रिक दुर्बलताएं भी थीं। वह कठोर होने के कारण व्यवहार कुशल नहीं था, इसीलिए वह सच्चा देशभक्त होते हुए भी जन साधारण का प्रेम नहीं ग्रहण कर सका। कठोर प्रशासक होने के कारण उसके कई शत्रु हो गए थे और उन्होंने नाना को मौत के घाट उतारने के कई बार प्रयास किए। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरा गुण नहीं है, पर नाना आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी था। इस पर भी उसकी महत्वाकांक्षाएं दक्षिण भारत तक ही सीमित रहीं। सत्ता व धन दोनों का वह पुजारी था। अपनी सत्ता बनाए रखने हेतु वह कुछ भी कर सकता था। वह एक प्रकार से सिद्धांतहीन प्रशासक था। द्वेष और प्रतिकार की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। केवल द्वेष के कारण ही वह उत्तरी भारत में सिंधिया की उपलब्धियों से प्रसन्न न होकर उससे उल्टा जलता था। उसके आपसी झगड़े से मराठा संघ का बड़ा अहित हुआ, इसीलिए नाना फडणवीस को मराठा संघ का विनाशक भी माना जाता है। उसके प्रशासन के अंतिम वर्षों में वे सब परिस्थितियां निर्मित हो चुकी थीं जो मराठा शक्ति के पतन का प्रमुख कारण मानी जाती हैं।